तो जरा देखें अब, ये ग्राफ तो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ग्राफ तो क्लियर ही था, ये D60, D30, D10 का कंसेप्ट इन ग्राफों से तो क्लियर हो गया होगा। अब काम की बात कि ये D60, D30, D10 निकाला क्यों हमने। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सॉइल का D60 का वैल्यू है, D10 का वैल्यू भी है और D30 का वैल्यू भी है। ये तीनों वैल्यूज मेरे पास हैं। इन तीन वैल्यू का क्या करना है सर? तो इन तीन वैल्यू से मैं दो कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करूंगा। आई विल कैलकुलेट टू कोएफिशिएंट्स। पहला कोएफिशिएंट कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं CU से। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसको रिप्रेजेंट करता हूं CU से। इसका फॉर्मूला मैं देता हूं D60 अपॉन D10। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी represented by CU, the formula is the ratio of D60 to D10, D60 और D10 का रेशियो। अब काम की चीज सर, इसकी वैल्यू के बेस पे क्या मैं बता सकता हूं मेरी सॉइल वेल ग्रेडेड है या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है? तो मैंने बोला बिल्कुल बता सकते हो। अभी पिछली स्क्रीन पर ही मैंने आपसे बताया था कि अगर मेरी सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, अगर मेरी सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है तो मैंने आपसे कहा था D60 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D30 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D10। ग्राफ से मिला था मुझे, ये रहा था वो ग्राफ। D60, D30, D10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम मिली थी मुझे। और अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कि अगर मेरी सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है तो D60 और D10 हो सकता है एग्जैक्टली, हो सकता है अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे। तो क्या मैं ये बोल दूं कि फॉर अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द वैल्यू ऑफ CU विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1? सवाल है गेट का भैया ये कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का CU कितना होता है। आप बोलोगे 1 के बराबर या 1 के आसपास। उल्टा सवाल भी पूछ सकता है कि अगर CU की वैल्यू 1 के बराबर है तो सॉइल कैसी होगी? तो आप बोलोगे सॉइल यूनिफॉर्मली होगी, क्योंकि D60, D10, D30 के बीच की दूरियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो CU की वैल्यू 1 आ गई, और 1 आ गई तो सॉइल आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बन गई। क्लियर? ये याद रखना है। इसको हम रट लिया करते थे, लेकिन ये चीज कैसे आई अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया सर। ये तो पहला कोएफिशिएंट निकाला सर हमने। अच्छा, एक और चीज देखिए, अब बात निकली है तो देख ही लेते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सॉइल वेल ग्रेडेड है, दो सॉइल के ग्राफ दिए मैंने आपको। गेट वाले हैं, ग्राफ भी खेल सकते हैं वो लोग एग्जाम में। एक सॉइल है ये और एक सॉइल है ये दो सॉइल है। ठीक है, ये दो सॉइल हैं, दो सॉइल के ग्राफ बने हुए हैं। दोनों सॉइल को देख के आप अंदाजा तो लगा सकते हो कि हां सर दोनों सॉइल वेल ग्रेडेड तो है। लेकिन अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सी सॉइल ज्यादा वेल ग्रेडेड है, तो जो ग्राफ जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतनी ज्यादा वेल ग्रेडेड होगी। तो इन दोनों में से देखेंगे तो ये अगर सॉइल 1 का ग्राफ है, ये सॉइल 2 का ग्राफ है, तो सॉइल 1 ज्यादा वेल ग्रेडेड है। चलो ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं वो देखना जरा। यहां पे मैंने पढ़ा 60% फाइनर और ये पढ़ा मैंने 10% फाइनर। तो 60% के लिए मुझे यहां पर वैल्यू मिली D60 की और 10% के लिए वैल्यू मिली मुझे यहां पर D10 की। ठीक है, सेम काम यहीं पे करना है इस वाली सॉइल के लिए भी। तो इस वाली सॉइल के लिए भी करते हैं। ये रहा मेरा 60% फाइनर और ये रहा मेरा कुछ 10% फाइनर। 60% के लिए पढ़ा, ये पढ़ा D60, 10% के लिए पढ़ा, ये पढ़ा D10। क्या बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। ये सॉइल ज्यादा वेल ग्रेडेड थी, ये सॉइल इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम वेल ग्रेडेड है।
जितनी ज्यादा वेल ग्रेडेड होगी उतनी ज्यादा दूरियां मिलेंगी D60 और D10 के बीच में। इसका मतलब D60 और D10 के बीच में जितनी ज्यादा दूरियां होंगी ये रेशो उतना ज्यादा आएगा। और इस सॉइल भाई वैल्यू तो D60 अपॉन D10 ही है। जितना ज्यादा कर्व फ्लैट होगा, एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा, आप बोलोगे सॉइल उतनी ज्यादा वेल ग्रेडेड है। तो जितनी ज्यादा झुका हुआ होगा D60 और D10 के बीच की दूरियां उतनी ज्यादा मिलेंगी। देखिए टेक्निकली मत सोचिए कुछ भी, ग्राफ को देखिए और ग्राफ से समझिए। तो भाई सवाल कभी ऐसा पूछ लिया कि आपको दो सॉइल दे दी, एक सॉइल का CU बोल दिया 10 और एक सॉइल का CU बोल दिया 50, पूछा कि इन दोनों में से ज्यादा वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी है, तो आप बोलोगे सर जिसका CU ज्यादा है वो सॉइल ज्यादा वेल ग्रेडेड होगी। तो यहां पर बनी बात है कि D60 और D10 का रेशो ज्यादा आएगा, तो CU की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सॉइल वेल ग्रेडेड कहलाएगी। ये एक तरीका है सॉइल को पहचानने का कि अगर दो तीन सॉइल के सैंपल आपके सामने रख दिए जाएं और उन दोनों तीनों सैंपल के CU की वैल्यू आपको दे दे, तो ऐसे सवाल कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। तीन सॉइल दे दी, तीनों का CU दे दिया, बोला कि इनमें से बताओ कौन सी सॉइल ज्यादा वेल ग्रेडेड है। आप बोलोगे जिस सॉइल का CU ज्यादा होगा वो ज्यादा वेल ग्रेडेड कहलाएगी। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एंड फ्रॉम देयर ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है ये बात क्लियर हो गई होगी। सीधा सिंपल सी बात है, इट इज द रेशो ऑफ D60 एंड D10। D60 क्या होता है, D10 क्या होता है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, तो इनका रेशो निकाल के मुझे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कोफिशिएंट कौन सा निकाल सकते हैं इस D60, D10 और D30 की वैल्यू से। भाई मेरे पास D60 है, D30 है और D10 है, ये तीनों वैल्यूज है मेरे पास। पहला कोफिशिएंट मैं निकाल चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगला कोफिशिएंट जो मैं कैलकुलेट करता हूं दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसको मैं लिखता हूं CC से। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं CC से। अब ये CC क्या है भैया, व्हाट इज दिस CC, वो भी देख लेते हैं। तो CC जो होता है, जिसको मैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कह रहा हूं, ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D30 और D60 का रेशो इनटू D30 और D10 के रेशो के बराबर। ऐसा फॉर्मूला लिखा नहीं दिखेगा किताबों में। किताबों में तो इसको कैसा लिख देंगे, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तो चाहे ऐसे याद रखें चाहे ऐसे याद रखें, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो भैया CC की वैल्यू ये होती है D30 का स्क्वायर बटे D60 इंटू D10। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों निकाला सर, CU की वैल्यू से तो समझ में आ रहा था कि हाँ भाई CU की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा। CU की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉइल उतनी ज्यादा वेल ग्रेडेड होती जाएगी, ये समझ में आया। ये CC से क्या मिलेगा, CC की वैल्यू से भाई नाम से समझिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये जो ग्राफ बन रहे हैं ना, ये जो भी ग्राफ बन रहे हैं, वेल ग्रेडेड का, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, जो भी ग्राफ बनाए आपने, चार तरीके में से कोई सा एक ग्राफ मिलेगा आपकी सॉइल के लिए। तो जो भी ग्राफ आपने बनाए हैं कहीं ना कहीं ग्राफ के शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। जो कर्व बन रहा है उस कर्व के शेप को डिफाइन कर रहा है। ये क्वेश्चन कभी पूछा था गेट में तो नहीं, शायद किसी स्टेट लेवल की किसी परीक्षा में पूछा था। ये कर्व के शेप को कहीं ना कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व के शेप का आइडिया मुझे प्रोवाइड कर रहा है। यह तो एक थ्योरेटिकल बात हुई। बाकी इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा, भाई मेरे पास D30 भी है, D10 भी है, D60 भी है, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू से मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, इसकी वैल्यू से मुझे क्या पता चलने वाला है। तो याद रखना कि अगर इस CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आती है, अगर इस CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आती है तो आप बोलेंगे
कि सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ सीसी इज बिटवीन 1 and 3 द सॉइल विल बी वेल ग्रेडेड। 1 के इस साइड और 3 के बाहर सॉइल पुअरली ग्रेडेड हो जाएगी। गैप ग्रेडेड का इन वैल्यू से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में आएगा कि सर पुअरली ग्रेडेड समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली समझ में आ रहा है, वेल ग्रेडेड भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये सीयू और सीसी से क्या गैप ग्रेडेड के बारे में भी कहानी पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। तो सीसी की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में तो सॉइल इज वेल ग्रेडेड। ये याद रखना है, डायरेक्ट सवाल गेट में भी पूछा गया है, दूसरी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। अब ये जितनी भी बातें हमने ये दो कोफिशिएंट्स पढ़ लिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इनकी कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताई। उन वैल्यूज को मैं एक साथ क्लब करके लिख देता हूं तो दैट आपका आगे का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जरा देखें, मैंने पढ़ा Cu that is D60 upon D10 and Cc मैंने पढ़ा D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, ये तो दो कोफिशिएंट्स मैंने पढ़ लिए। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज। पहला, इफ Cu इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो तो भी चलेगा, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली शब्द लिख रहा हूं। द सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अगर Cu की वैल्यू 1 के बराबर है तो सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ये पहला कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में बन सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है। दूसरा, अब देखिएगा काम की बात। अगर Cc की वैल्यू Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, ध्यान से देखना है, एंड Cu की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है। ये सेट ऑफ वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूं। Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में और Cu की वैल्यू 4 से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये किस सॉइल की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वेल ग्रेडेड सैंड की। ये बात कर रहा है वेल ग्रेडेड सैंड की। डायरेक्ट पूछी गई सवाल है ये। तीसरी कंडीशन, अगर Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है एंड Cu की वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये जो सॉइल है, एक मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए, दिस इज नॉट फॉर सैंड, गलती से हो गया, दिस इज फॉर ग्रेवल्स। Cc की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है एंड Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा है तो आप इसको बोलेंगे इट इज अ वेल ग्रेडेड सैंड। भाई याद करिए, मैंने आपसे बोला था Cu की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी सॉइल उतनी ज्यादा वेल ग्रेडेड की तरफ बढ़ती जाएगी, और Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होने का मतलब ही है कि सॉइल वेल ग्रेडेड है। तो Cc 1 से 3 के बीच में है मतलब सॉइल इज वेल ग्रेडेड, और अगर Cu 4 या 4 से ज्यादा है तो द सॉइल इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है सॉइल इज वेल ग्रेडेड, और Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा है तो इट इज अ वेल ग्रेडेड सैंड। ये 3 कंडीशंस जो मैंने लिखी हैं इसको रट डालिएगा, न्यूमेरिकल्स में भी यूज में आएगी आगे जाके ये, और कहीं ना कहीं पे ये डायरेक्ट सवाल है आपके। अब एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा कि सर ग्रेवल के लिए 4 और सैंड के लिए 6, ऐसा क्यों? भाई ग्रेवल का साइज तो बड़ा होता है तो सर इसकी वैल्यू भी बड़ी वाली होनी चाहिए थी।
लेकिन ग्रेवल के लिए तो आप Cu 4 की बात कर रहे हो और सैंड के लिए Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा की बात कर रहे हो। Cc तो दोनों के लिए सेम है, 1 से 3, उसको छोड़ देते हैं। कहानी यहां पे, हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं आपसे ये बात जो मैं अब आपको बता रहा हूं, लेकिन तब भी आपके बेसिक नॉलेज के लिए, आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई ग्रेवल के लिए 4 ले रहे हैं, सैंड के लिए 6, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो ये भेदभाव क्यों है जरा देखिएगा। जब मैंने आपको ये पार्टिकल साइज वाली कहानी पढ़ानी चालू की थी तो मैंने आपको कुछ पार्टिकल्स, स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के साइज बताए थे। बोल्डर, कोबल, कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले बताया। ग्रेवल का साइज रेंज याद करिएगा। ग्रेवल का साइज रेंज क्या था याद करो, कितना था भैया? 300 से ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल्स क्या कहलाते थे? बोल्डर। 300 mm से 80 mm साइज के पार्टिकल कहलाते थे कोबल। 80 mm से 20 mm वाले होते थे कोर्स ग्रेवल। 20 mm से 4.75 वाले होते थे फाइन ग्रेवल। तो ग्रेवल की साइज रेंज क्या हुई? 80 mm से 4.75 mm। इसी प्रकार सैंड की साइज रेंज अगर मैं बात करूं, सैंड की साइज रेंज क्या हुई? तो याद करना, वो टेबल देख लेना एक बार, 4.75 से 0.075 mm के बीच में। हालांकि ये सारी बातें फिर से रिपीट होंगी, ये साइज वगैरह की बातें अगले चैप्टर में जब हम सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए कि ग्रेवल के लिए 4 और सैंड के लिए 6। ये 4 और 6 से मकसद नहीं है मेरा मेन मकसद है कि ग्रेवल के लिए छोटी वैल्यू और सैंड के लिए बड़ी वैल्यू। ऐसा क्यों? मैं जो रीजन बताने जा रहा हूं उससे 4 और 6 का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि ग्रेवल के लिए जो वैल्यू है 4 और सैंड के लिए जो वैल्यू है 6, सैंड की वैल्यू Cu की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेवल की Cu की वैल्यू छोटी है। ऐसा क्यों? तो ग्रेवल का साइज रेंज है 80 से 4.75 और सैंड का साइज रेंज है 4.75 से 0.075। ये सारी बातें मैंने वो टेबल जब बनवाया था आपसे, अलग अलग पार्टिकल्स और उनकी साइज, तब की है ये। ग्रेवल के मैक्सिमम और मिनिमम साइज के बीच का जो वेरिएशन है, मैक्सिमम और मिनिमम साइज में कितने टाइम्स का वेरिएशन है? तो आप बोलोगे 80/4.75। मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम साइज एंड दिस इज द मिनिमम साइज। सैंड के लिए ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम साइज में कितने टाइम्स का वेरिएशन है, कितने गुने का वेरिएशन है, कितना गुना का वेरिएशन है? तो आप बोलोगे 80/4.75 दैट इज 16.8। और सैंड की साइज रेंज में कितना टाइम्स का वेरिएशन है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में? तो आप बोलोगे ये 63 के आसपास आता है। ये मैं एग्जैक्टली आपको बता दे रहा हूं कितना आ रहा है, 63.33। ग्रेवल की मैक्सिमम और मिनिमम साइज रेंज में 16.8 टाइम्स का डिफरेंस है। सैंड की मैक्सिमम और मिनिमम साइज रेंज में 63 टाइम्स का डिफरेंस है। ज्यादा वेरिएशन कहां पर है? सैंड के केस में। ग्रेवल के कंपैरिजन में सैंड में अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ज्यादा का वेरिएशन है मैक्सिमम और मिनिमम में। अगर मैं इसको 16 और इसको 64 मान लूं तो ग्रेवल के मैक्सिमम मिनिमम साइज रेंज और सैंड के मैक्सिमम और मिनिमम साइज रेंज के बीच में अप्रोक्सीमेटली 4 गुने का फर्क है। इतना ज्यादा वेरिएशन है सैंड की साइज रेंज में। जिस चीज में ज्यादा वेरिएशन है उसकी वैल्यू भी ज्यादा की रखेंगे, जिसमें कम वेरिएशन है उसकी वैल्यू भी कम रखेंगे। इसीलिए Cu की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ग्रेवल के लिए, Cu की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 सैंड के लिए। सैंड के लिए ज्यादा वैल्यू क्यों? क्योंकि साइज रेंज में वेरिएशन ज्यादा है। ग्रेवल के लिए कम वाली वैल्यू क्यों? क्योंकि ग्रेवल की साइज रेंज में जो वेरिएशन है वो कम है। आई होप कि इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो इसके साथ कहानी खत्म होती है रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस,
जिसको मैंने कहा था सीव एनालिसिस। लेकिन अभी पूरा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो हमने सीव एनालिसिस किया है, याद करिए किन पार्टिकल्स के लिए किया था, जिन पार्टिकल्स का साइज 0.075 से बड़ा था। सीव एनालिसिस जब हमने चालू किया था तो जब सारी सीव को एक के ऊपर एक लगाया था, सबसे नीचे में 0.075 mm की सीव थी और उसके नीचे में मैंने ट्रे लगा रखा था। 0.075 mm से जो मिट्टी नीचे चली जाएगी वो ट्रे में इकट्ठी हो जाती थी। उन पार्टिकल्स को मैं क्या बोलूंगा, जो ट्रे में आ चुके हैं पार्टिकल्स, मैं बोलूंगा इन सभी पार्टिकल्स का साइज 0.075 mm से छोटा है। किस कैटेगरी में आते हैं 0.075 mm से छोटे पार्टिकल्स? फाइन पार्टिकल्स की कैटेगरी में। और फाइन पार्टिकल्स के लिए कौन सा एनालिसिस करते हैं? सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस किसके लिए था? जिन पार्टिकल्स का साइज 0.075 mm से बड़ा है, जिनको हम कोर्स पार्टिकल कहते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो किन पार्टिकल्स के लिए रहेगा? जो मिट्टी 0.075 mm की सीव से नीचे आ चुकी है, ट्रे में इकट्ठी हो चुकी है, उस मिट्टी के साथ अब मैं करूंगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। भाई 1 किलो का जो सैंपल मैंने लिया था, फॉर एग्जांपल, उस सैंपल को मैंने सीव के सबसे ऊपर वाली सीव में डाला था, ढक्कन बंद किया था और उसको शेक किया था। मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके सब पे रुकी और कुछ मिट्टी सबसे नीचे ट्रे पे आ गई। जो मिट्टी सीव्स पे रुकी थी उनके लिए मैंने ये सीव एनालिसिस कर लिया, D60 निकाल लिया, D30 निकाल लिया, CU निकाल लिया, CC निकाल लिया, ग्राफ बना लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन उस मिट्टी का क्या, जो ट्रे में आ चुकी थी, भाई वो भी तो उस 1 किलो का हिस्सा थी। तो उस मिट्टी के साथ अब आपको करना पड़ेगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो देखेंगे हम अगले लेक्चर पे। ये दिस इज ऑल अबाउट योर सीव एनालिसिस। अगला लेक्चर रहेगा आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस का, जिसमें एक स्टोक्स लॉ नाम की चीज जो आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पढ़ी होगी या पढ़ेंगे, उसके अलावा पिपेट एंड हाइड्रोमीटर एनालिसिस नाम की कुछ चीजें हैं जिसको हम सेडिमेंटेशन में देखेंगे। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के साथ ही आपका ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस खत्म होगा। दैट इज इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी में सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम, और सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में ही हम पढ़ रहे थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, जिसका एक पार्ट सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो बचा हुआ है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक इसको प्लीज रिवाइज करें अच्छे से। अगले लेक्चर में मिलेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस के साथ। थैंक यू।